अगर आप अपने 100 मीटर के टाइम को इंप्रूव करना चाहते हो तो फिर आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। जो 100 मीटर का टाइम है वो हमारा एक अल्टीमेट गोल है कि हमें इस चीज को कम करना है। तो जो भी हमारा मेन गोल रहता है उसे अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उस गोल को अचीव करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर आपका साइंस का पेपर है तो साइंस के पेपर में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, अगर आप एक एक करके सभी चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। वैसे ही अगर आप अकेले 100 मीटर को इंप्रूव करने पे ध्यान दोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अगर आप एक एक पार्ट को इंप्रूव करोगे तो ऐसे में आपका जो 100 मीटर का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। जो 100 मीटर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, मैक्स वेलोसिटी और डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो वाला पार्ट रहता है जब आपकी स्पीड बढ़ती है, मैक्स वेलोसिटी वो वाला पार्ट रहता है जब आप अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाते हो, और डी एक्सेलरेशन वो वाला पार्ट रहता है जब आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे अगर ये 100 मीटर है तो 100 मीटर में स्टार्टिंग का जो 30 मीटर है वो एक्सेलरेशन वाला पार्ट रहता है। इस टाइम पे आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अगला जो 40 से 50 मीटर का डिस्टेंस है वो आपका मैक्स वेलोसिटी का है, उस टाइम पे आप अपनी टॉप स्पीड पे रहते हो। फिर एंड का जो 20 मीटर रहता है वो डी एक्सेलरेशन का रहता है, मतलब उस टाइम पे आपकी स्पीड कम होने लगती है। अब अगर आपको 100 मीटर का टाइम इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको ये तीनों चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमें 3 चीजें करनी है। हमें जल्दी से हमारी टॉप स्पीड पे पहुंचना है, दूसरा हमारी टॉप स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरा हमें हमारी टॉप स्पीड को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके रखना है। अगर हम ये 3 चीज कर लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप अपने एक्सेलरेशन को कैसे इंप्रूव करोगे, उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला है कि आप अपनी टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हो। टेक्निक में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने शिन एंगल पे देना है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वापस हमें मिलता है। सेम वैसे ही दौड़ते टाइम अगर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो जो ग्राउंड है वो आपको ऊपर की तरफ फोर्स देगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसमें हमें आगे ज्यादा से ज्यादा स्पीड में जाना है। तो उसके लिए हमें जो फोर्स लगाना है वो पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारा शिन है, शिन का एंगल इस तरीके से होना चाहिए। टेक्निक में दूसरा आपको ध्यान देना है अपने बॉडी के पोस्चर का। आपकी बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, और जो ट्रिपल एक्सटेंशन है वो होना चाहिए। ट्रिपल एक्सटेंशन मतलब आपके हिप्स, नी और एंकल, ये तीनों जॉइंट्स अच्छे से एक्सटेंड होने चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। थर्ड चीज का आपको ध्यान देना वो है लो हील रिकवरी। मतलब एक्सेलरेशन करते टाइम आपकी जो हील रिकवरी रहती है वो नीचे से रहती है। बहुत सारे एथलीट ये गलती करते हैं कि जब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो अपनी हील को घुमा के लाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी है। एक्सेलरेशन के टाइम पे आपकी जो हील है वो नीचे से आनी चाहिए, इस तरीके से। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी उसके बाद आपकी हील ऊपर उठ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोशिश करने की आप अपनी हील को नीचे से ही लेके आओ। तो ये जो टेक्निक वाले पॉइंट्स आपको इन चीजों पे ध्यान देना। और जो दूसरी चीज है जिस पे आपको ध्यान देना वो है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर हम मास को दूसरे साइड ले आए तो एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला मिल जाता है, वो होता है फोर्स अपॉन मास। मतलब अगर हमें हमारा एक्सेलरेशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें हमारे फोर्स अपॉन मास को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब फोर्स अपॉन मास क्या, ये एक फ्रैक्शन है जिसमें फोर्स ऊपर है, मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो, और नीचे जो मास है वो आपकी बॉडी का वेट है। मतलब आपको कोशिश करना है कि आप अपने वजन के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ। अब ये चीज आपको पता कैसे चलेगी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करोगे तब आपको अपनी हर एक एक्सरसाइज को नोट करके लिखना है कि आपने इस एक्सरसाइज में कितना वेट उठाया है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 kg से स्क्वाट्स करा, तो 100 डिवाइडेड बाय आपका वेट, मान लेते हैं आपका वेट 60 kg है तो 100 बाय 60। अब 100 को 60 से डिवाइड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा, आपको इस नंबर को इंप्रूव करना है। ये नंबर जितना ज्यादा अच्छा रहेगा आपका एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा फास्ट होगा। ये जो नंबर है आपको कुछ मेन एक्सरसाइजेस का कैलकुलेट करना है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पावर क्लीन, पावर स्नैच। इन सब एक्सरसाइजेस में आप जितना वेट लिफ्ट करते हो उसको अपने वेट से डिवाइड करना है, और जो नंबर आएगा उस नंबर को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना है। एक्सेलरेशन के बाद अगला पार्ट रहता है मैक्स वेलोसिटी का, मतलब आपकी टॉप स्पीड। अब जो मैक्स वेलोसिटी वाला पार्ट है इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको काफी ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा मैक्स वेलोसिटी के बारे में। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है डी एक्सेलरेशन का। डी एक्सेलरेशन को कम करने के लिए आप अपनी एनाएरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हो। अब इन तीनों चीजों को आप अपने वर्कआउट में कैसे ऐड करोगे वो समझ लेते हैं। आपको हफ्ते में 3 दिन स्प्रिंट या फिर रनिंग का सेशन करना पड़ेगा, जिसमें से जो पहला सेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन वाले दिन आपको शॉर्ट स्प्रिंट्स करना है, मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए स्प्रिंट्स करना है। ये आप स्पाइक्स पहन के कर सकते हो, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। 50 से ज्यादा आपको नहीं करना है। शॉर्ट स्प्रिंट्स की जगह पे आप हिल पे रेपिटेशंस लगा सकते हो, इसमें भी आपको 30 से 50 मीटर तक का डिस्टेंस ही रखना है। और एक्सेलरेशन के लिए एक और चीज आप कर सकते हो, वो होता है स्लेड रनिंग। अब आपको ये तीनों चीजें एक ही सेशन में नहीं करना है, इनमें से आपको कौन सी चीज करनी है वो डिपेंड करता है कि आप अपने सीजन के किस पार्ट में हो। अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है तो फिर आप हिल स्प्रिंट्स कर सकते हो, स्लेड रनिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इन सीजन है तो फिर आपको शॉर्ट स्प्रिंट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इनमें से क्या करना है, ये चीज चेंज होते रहती है। अब जो दूसरा सेशन रहेगा वो रहेगा मैक्स वेलोसिटी का, उसमें आप फ्लाइंग स्प्रिंट्स कर सकते हो। जो फ्लाइंग स्प्रिंट रहता है उसमें 20 से 30 मीटर आपको एक्सेलरेट करना रहता है, और उसके बाद अगला जो 10 मीटर है आपको उस 10 मीटर का टाइम लेना है। मतलब स्टार्टिंग का 20-30 मीटर आप कैसे भी दौड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे का जो 10 मीटर है जिसका आप टाइम लोगे वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट होना चाहिए। फ्लाइंग स्प्रिंट्स के साथ में आप इन एंड आउट का वर्कआउट भी
भी कर सकते हो। अब जो इन एंड आउट का वर्कआउट है इस पर मैं एक वीडियो अपने पुराने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली चीज आप कर सकते हो वो है डाउनहिल स्प्रिंट्स, लेकिन ये थोड़ा बहुत रिस्की रहता है क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें आपको हिल पे ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ते हुए आना रहता है और अपनी मैक्स वेलोसिटी की टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए आप विकेट रन्स वाला वर्कआउट भी कर सकते हो। जो तीसरा सेशन रहेगा वो रहेगा डी एक्सेलरेशन का, और इस वर्कआउट में आपको लॉन्ग स्प्रिंट्स करना है, लंबे डिस्टेंस वाली स्प्रिंट्स, जैसे कि 80 मीटर हो गया, 110 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर से ज्यादा लंबी स्प्रिंट्स आपको नहीं करनी है। अगर आप 200 मीटर करते हो तो आप लंबी स्प्रिंट्स कर सकते हो, लेकिन 100 मीटर के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो आप 200 मीटर, 300 मीटर ये सब रेपिटेशंस भी लगा सकते हो, लेकिन वो आपके जनरल फिटनेस के लिए रहता है, उससे आपकी स्पीड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ट्रैक वर्कआउट है इसके साथ में आपको अपने वेट ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग करना है और हर एक वेट ट्रेनिंग के सेशन में आपको ध्यान देना अपने बॉडी वेट टू पावर रेशियो पे, मतलब आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट करो। और जो जिम में मेन कंपाउंड मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइजेस रहती हैं, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पावर क्लीन, पावर स्नैच, इन सब में आपको ज्यादा रेपिटेशंस नहीं करना है। 8 से ज्यादा रेपिटेशंस तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको 5, 6, 4 इतने ही रेपिटेशंस करने हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर एथलीट और आपकी टेक्निक उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो फिर आपको ज्यादा रेपिटेशंस करने होंगे ताकि आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाए। अब आपके 100 मीटर का टाइम इंप्रूव होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा आपके वर्कआउट प्लान पे और आप अपनी टेक्निक पे कितना ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो। और अगर आप ये चीज बिना कोच के करोगे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिना कोच के टेक्निक को इंप्रूव कर पाना आसान नहीं है। जब तक कोई आपको देख के बताएगा नहीं कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, आपको इस तरीके से करना चाहिए, तब तक आपकी टेक्निक इंप्रूव नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप किसी कोच के पास वर्कआउट करते हो तो आपको जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी मिलेंगे। और अगर आप मेरी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ में अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।